नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। अब आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज केंद्रीय जांच ब्यूरो पूछताछ करेगी। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को सुबह 11 बजे अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया। उनको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो जांच एजेंसियां उनके सामने वो पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर चुके थे। अगर बीजेपी ने जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के आदेश दिए तो ऐसा होना संभव है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं या वो भ्रष्ट है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। आबकारी नीति में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार है और वहीं सीएम केजरीवाल से पूछताछ को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के पास स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और वहीं अधिकारियों के मुताबिक आसपास की सड़कों पर पर्याप्त संख्या में बैरिकेडिंग की गई है। वहीं अधिकारियों ने आगे कहा कि अर्धसैनिक बलों समेत 100 से ज्यादा अधिक पुलिस सुरक्षा बल जो है मौके पर तैनात रहेंगे और यही सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया कि कोई भी अप्रिय घटना न हो। पिछले लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फ़ोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत ख़त्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज़ ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फ़ोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फ़ोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फ़ोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फ़ोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि आज सीबीआई के सामने, ईडी के सामने पेश होना होगा। करीब 11 बजे जो है अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और उनके साथ भगवंत मान समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसी दौरान आम आदमी पार्टी जो है आज शक्ति प्रदर्शन करेगी और सीबीआई के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान आज कई बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर बैरिकेडिंग की गई है और वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। और आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल जो है शराब नीति घोटाले में पेश होंगे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जो है आज उनके साथ मौजूद रहेंगे, भगवंत मान उनके साथ मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता रहेंगे और आम आदमी पार्टी जो है आज सड़कों पर उतरेगी, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आज सीबीआई के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशी है। शराब घोटाला नीति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है गिरफ्तार किए गए हैं, ऑलरेडी गिरफ्तार है और इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल की पेशी है और उनसे आज पूछताछ की जाएगी। करीब 11 बजे जो है अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और उनके साथ भगवंत मान समेत तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। और इसी दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 11 बजे, करीब 11 बजे जो पेश होंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन होगा और उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी सामने निकल कर आएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से शराब घोटाला नीति में आज जो है मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे ये कहे जाने वाले राइट हैंड जो है मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आज सीबीआई के सामने पेशी है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बनती नजर आ रही थी, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं और उसी दौरान पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अब उनका नंबर है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से नोटिस दिया गया अरविंद केजरीवाल को और आज 11 बजे करीब सीबीआई कार्यालय पे मौजूद होंगे से अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और तमाम जो मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे। मगर देखना होगा कि आज किस तरीके की पूछताछ जो है वो अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के द्वारा की जाएगी। और जिस शराब घोटाले की बात की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए का उसके अंदर घोटाला किया गया है, मगर वो 100 करोड़ रुपए कहां पे है, इस तरीके का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो अरविंद केजरीवाल से लेगी। मगर यहां पर बात करें आज पूछताछ के दौरान पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है और तमाम पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल के जो तैनाती है वो कर दी गई है। लगभग कह सकते हैं 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो सीबीआई कार्यालय के बाहर जो है वो मौजूद रहेंगे। सुरक्षा बलों की बात करें, मार्शलों की बात करें, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है वो सीबीआई कार्यालय के बाहर मौजूद रहेंगे। दूसरा यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यालय की, तो वहां पर भी तमाम सुरक्षा बलों के साथ दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहेंगे और किसी को भी वहां पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, जगह जगह कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहीं ना कहीं अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीएम को आज कह सकते हैं दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उनको तलब किया गया सीबीआई कार्यालय पे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल सकती है। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि शराब घोटाला ऐसा कोई घोटाला जो है वो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका सबूत जो है वो पेश किया जाए। मगर यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब घोटाला जो है वो बहुत बड़ा घोटाला है और इसके अंदर मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार है और अरविंद केजरीवाल की भी अब गिरफ्तारी की मांग जो है वो की जा रही है। मगर कल परवेज वर्मा के द्वारा, यानी कि भाजपा सांसद जो है परवेज वर्मा के द्वारा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा के द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो तय है। इसीलिए कहीं ना कहीं पहले से ही कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भविष्यवाणी भी की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल हो सकती है। मगर यहां पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है ये तो आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को पता है, मगर किस तरीके से होगी और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या होगा ये जरूर देखना होगा। आज पूरे दिन कहीं ना कहीं यही प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं आजमाई जाएगी। जी राजीव तिवारी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया कहे जाने वाले या फिर यूं कहे दिल्ली के सीएम जो है सीबीआई के सामने आज पेश होने वाले हैं और इसी बीच उन्होंने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके द्वारा दावा किया गया था कि अगर मैं भ्रष्ट हूं तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिल्कुल कुछ समय पहले जरूर ये कहा गया था कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो फिर दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है, सभी भ्रष्ट है। इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो संजय सिंह के द्वारा हो, आतिशी के द्वारा हो, सौरभ भारद्वाज के द्वारा हो, अरविंद केजरीवाल के द्वारा हो या फिर कहें कहते हैं और पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा हो, लगातार कहीं ना कहीं इसी तरीके से कहा जा रहा है कि दुनिया में कोई भी भ्रष्ट नहीं है और सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी जो
है वो भाजपा को बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात नहीं की जा रही है, सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो आरोप है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के मुखिया की, तो आज जिस तरीके से 11 बजे के करीब कस्ते सीबीआई कार्यालय पहुंचेंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं यह प्रयास भी लगाया जा रहा है कि आज शायद झंडे वाला मंदिर होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जो है पहले माता का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ही कहीं ना कहीं सीबीआई कार्यालय जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो जगह जगह कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर सकती है। अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली की तमाम सड़कों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल सकता है। और शक्ति प्रदर्शन जिसका नाम दिया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन कितना बड़ा होगा, किस तरीके से किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मैनेज की जाएगी, आज पूरे दिन यही हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है। जी राजीव, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में रोष है और बीजेपी के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का बयान सामने आ रहा है, और इसी बीच आरपी सिंह बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया था तो वो गिरफ्तार कैसे हुए, अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो पेशी से डर क्यों रहे हैं, अगर पूछताछ में अगर जो भी स्पष्ट होगा तो दूध का दूध या पानी का पानी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से चाहे आरपी सिंह की बात करें या फिर परवेज वर्मा की बात करें, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा की बात करें, तमाम नेताओं की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की प्रक्रिया मिल रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों हुई, सीबीआई के पास बिल्कुल सबूत है। और यहाँ तक कि जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बार बार प्रेस वार्ता के अंदर यह कहा जा रहा है कि 16 मोबाइल जो थे वो अरविंद केजरीवाल के वो तोड़ दिए गए सबूतों को नष्ट करने। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कल परवेज वर्मा के द्वारा भी ये कहा गया 16 मोबाइल तोड़े नहीं है, 16 मोबाइलों को छुपाया गया है, उनकी जो सिमें हैं यानी कि जो उनका नंबर है वो निकाल के नए नंबर है और उसके अंदर डाटा है, वो तमाम 16 मोबाइल जो है उनमें से अभी तक सिर्फ 5 की रिकवरी की गई है, बाकी मोबाइल की रिकवरी नहीं हो पाई है। इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर सीबीआई की बात करें या फिर ईडी की बात करें तो सीबीआई और ईडी की तरफ से लगातार मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की गई, सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की गई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर। मगर यहाँ पर अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और अरविंद केजरीवाल क्या उनके सीधे सीधे सवालों का जवाब दे पाएंगे या फिर सीबीआई की तरफ से यही आरोप लगाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको शायद रोका जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी यानी कि आबकारी नीति है उसके अंदर जो बड़ा घोटाला बताया जा रहा है 100 करोड़ रुपए का, उसका लेन देन किस तरीके से है और शराब जो दुकानदार यानी कि जिनको ठेके दिए गए थे शराब की दुकानों के, उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया, ये तमाम जो सवालों के जवाब जो है वो आज सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल पूछे जाएंगे। जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए माफिया अतीक और असद उनके भाई की शनिवार रात कालवे अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई और वहीं दोनों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कॉलविन अस्पताल में परीक्षण के लिए ले जाया गया था और उसी समय फायर किए गए। तो वही आपको बता दें कि अतीक की कनपटी पर सटाकर एक गोली मार दी गई और अज्ञात वाहनों से आए हमलावरों ने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद समर्पण कर दिया और वही घटना के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया गया। मौके पर RAF को भी बुला दिया गया और वही DM और पुलिस कमिश्नर के काफिले ने उस इलाके की गश्त की और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी अभी प्राप्त हुई क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्स कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है
और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो इसमें भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मानसिक हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके आर्म से क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे। मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है 3 लोग मीडिया कर्मी पर के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? सर फायरिंग कितने राउंड हुई है? मैं जितना आपको डिस्कस कर सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से यूपी का माफिया अतीक और अशरफ को जो है गोली मारकर पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। देखिए, पुलिस को चैलेंज देने वाला कल यह हत्याकांड था और कहा जा सकता है कि पुलिस की अभिरक्षा में अतीक और अशरफ मौजूद थे और कहीं न कहीं इसी के बाद लगातार उस भीड़ में आते हैं, पत्रकार बनकर आते हैं और जो अपराधी होते हैं वो कहीं न कहीं दोनों को गोली मारते हैं और कहीं न कहीं भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पुलिस की घेरते देख उन्होंने साफ तौर पर कहा सकता है कि वो अपने आप को सरेंडर का समर्पित कर देते हैं और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उसके बाद जब अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है तो तत्काल में आनंद फानंद में अधिकारी पहुंचते हैं। अधिकारी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जांच में जुट जाते हैं तो वहीं कानून व्यवस्था न बिगड़े और इस जो हत्याकांड हुआ उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी नाखुश थे और कहीं न कहीं इसी के चलते देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और ये कहा जा सकता है कि हाई लेवल मीटिंग में कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी अधिकारी थे सभी अधिकारी मौजूद थे और कहा जा सकता है कि अपर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद कहीं न कहीं प्रयागराज कल रात में ही रवाना हो गए और डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी कहीं न कहीं पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाने के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखते रहते हैं और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने काफी कहा सकता है कि नाखुश हुए और इससे कहा जा सकता है कि पूरी तरह की कानून व्यवस्था संभालने के लिए और लोगों से भी अपील की कि कोई भी किसी प्रकार की शांति बनाए रखे, सभी शांति बनाए रखे, किसी प्रकार का कोई भी जो कहा सकता है कि बवाल ना हो उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है। कहा जा सकता है कि एक बड़ा हत्याकांड था क्योंकि खुद माफिया ब्रदर्स को मार देना और दिन दहाड़े वो एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में लोग जांच कराने आए थे, मीडिया से बात कर रहे, उसी बीच में कहीं न कहीं उनको गोली मारी गई। फिलहाल 3 थे, तीनों को कहीं न कहीं गिरफ्तार कर लिया, तीनों ने सरेंडर कर दिया था और उनसे पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि एक बांदा का रहने वाला है, एक कासगंज का रहने वाला है और साफ तौर पे तीनों के ही पता लग गए हैं और नाम रात में ही खुलासा हो गए थे और साफ तौर पे कहा सकता है कि उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। सभी नेताओं का धीरे धीरे से बयान आना शुरू हो गया। जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके इस बात को कहा कि पाप पुण्य सब यही सुना है और कहा जा सकता है कि ऐसे अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं बयान आया और एनकाउंटर पे और पहले एनकाउंटर सवाल बैठाया, फिर वहीं अतीक अहमद के हत्या पर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। जी जितेंद्र, जिस तरह से 3 आरोपी और करीब 18 बार गोलियां दागी गई, लगातार मौके पर जो है अतीक की बॉडी जैसे ही सड़क पर गिरती है तो कुछ मूवमेंट करती है और वहीं अशरफ की बॉडी मूवमेंट नहीं करती। उसके बाद पुलिस मौके पर मौजूद रहते हैं और वहां पर उनका क्या एक्शन रहता है और अब पुलिस का आगे क्या एक्शन रहने वाला है? देखिए, आरोपी गिरफ्तार हो गए। यूपीएसटीएफ की टीम रात में ही पहुंच गई थी। यूपीएसटीएफ की टीम उन तीनों अपराधियों से कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही, क्यों मारा, क्यों वजह, किसने भेजा था, ये कई सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही। हालांकि जब हाई लेवल मीटिंग हुई रात में, भी अधिकारी बोलने से मना कर रहा हो, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि पीछे के दरवाजे से सभी अधिकारी निकल गए और वो उन्होंने किसी बात को बोलने से मना कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जांच का विषय है और कहीं ना कहीं पुलिस भी जांच कर रही है। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार तीनों अपराधी कौन थे, किसने इनको भेजा था और क्यों मारा। इस तमाम सवाल है, उन सवालों पर कहीं ना कहीं
अभी संशय बना हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अलर्ट रखा है। धारा 144 उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है और किसी भी प्रकार के माहौल न बिगड़े उसको देखते हुए भी सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और रात से ही तमाम पुलिस अधिकारी क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष होते हैं, वो रात में गश्त कर रहे हैं और कहा सकता है कि पूरी से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कोशिश की। जब तक अतीक अहमद और उनके परिवार के जब तक अशरफ का शव कहीं ना कहीं सुपुर्द खास नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहेगी। लेकिन कल जो लगातार एक चीज सामने आई कि शाइस्ता परवीन जो लंबे समय से फरार थी, पति की हत्या की बात सुनते ही कहीं ना कहीं प्रयागराज में पहुंची और प्रयागराज में साफ हो गया कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही कहीं ना कहीं शरण ले रही थी और ये कहा जाता है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि इस तरह से माफिया ब्रदर्स की दिन दहाड़े पुलिस की अभिरक्षा में हत्या हो जाना वो एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान हो सकता है। जी जितेंद्र, जिस तरह से जो माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी गई और सड़कों पर ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा जो है इनकी हत्या की गई और ये भी सामने आया कि पुलिस प्रशासन के ऊपर यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके बाद आज जो है शाइस्ता परवीन के सामने आने की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए, देर रात में शाइस्ता परवीन सामने आई थी और ये कहा जा सकता है कि उससे साफ हो गया कि शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं प्रयागराज में ही छुपी है कहीं और ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का दर्द सताया था, उनके परिवार को दर्द सताया था, वो कहीं ना कहीं पुलिस से तो एनकाउंटर नहीं हुआ लेकिन ये कहूँ लगा सकती बाहरी लोग आते हैं, 3 लड़के आते हैं और दिन दहाड़े गोली मारते हैं और उसके बाद वहीं पर सरेंडर कर देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है क्योंकि शायद ये पहला ऐसा हत्याकांड होगा जिसमें दिन दहाड़े पुलिस के सामने ही गोली मार देते हैं बदमाश और मीडिया के सामने ही गोली मार देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त जब अपने आप को गिरता देखते हैं तो वो सरेंडर करने का काम करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब पूरे विषय में जांच टीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिए हैं, राज्य और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने की बात कही गई है और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अब विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं सवाल उठाने का काम करें। राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि इस तरह से मारे जाने को एक सवालिया निशान है, अतीक बेटे भी मारे जाएंगे और अतीक अशरफ की हत्या पर ट्वीट किया है राम गोपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि अतीक ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की मांग की थी, पुलिस की स्थिति में हत्या से आशंका के चलते सुरक्षा मांगी थी, लेकिन ये कहा जाता है कि इस पर पूरी सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या कर दी गई। जिस तरह से अगर बात कर ली जाए प्रयागराज में अभी की व्यवस्था जो है, शांति व्यवस्था कैसी है, वहां के स्थानीय लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है? अभी रात से ही पुलिस अलर्ट है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को अलर्ट पे रखा गया है और ये कहा जा सकता है कि सभी से कहा गया कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो 17 पुलिसकर्मी अशरफ और अतीक की सुरक्षा में तैनात थे वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनको सस्पेंड करने का काम किया गया है और ये इस वक्त की खबरें ये आ रही है कि लवलेश के पिता ने बयान दिया, जो कि आरोपी है, पिछले कई दिनों से वो फरार था, नशे का आदी है लवलेश और कहीं ना कहीं अशरफ को गोली मारने का आरोपी लवलेश है। उसमें 3 आरोपी में एक लवलेश भी है और उनके पिता का सामने बयान आया है। जी जितेंद्र चौहान, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी अपने साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मौजूदा रबी मंडीकरण सीजन के दौरान राज्य की मंडियों के निर्वहन खरीदी की सुचारू रूप से बना हुआ है और किसानों के बैंक खातों में तुरंत सीधा भुगतान करने के मामले में रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि भुगतान पहले की अपेक्षा तेजी से कर ली गई है। और वही खाद्य आपूर्ति मंत्री, आपको बता दें, लालचंद कटारूचक ने एक बयान जारी कर कहा कि अब तक 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी रकम जो है 1140 करोड़ रुपए सीधा भुगतान किया गया, करीब 36,000 किसानों के बैंक खातों में जारी कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की
आयोगिनी की अनुसार जो है जारी समय किसानों पर कटौती नहीं की गई है और वही उन्होंने 15 अप्रैल तक सरकारी खरीद एजेंसियों के द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। सभी मंडियों में खरीद कार्यों को सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और मंडियों में किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से पंजाब सरकार जो है किसानों को भुगतान राशि और तेजी से या शीघ्र गति से उनके सीधे खातों में ट्रांसफर कर रही है, इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के मंत्री लालचंद कटानी ने जो है 1140 करोड़ रुपए की जो राशि है वो किसानों को जो है दे दी गई है। और अगर वहीं पे गेहूं की बात की जाए तो इस बार 2125 रुपए प्रति एक टन की जो उसके हिसाब से जो है वो गेहूं जो है खरीदी गई है और 1140 करोड़ की जो राशि है वो किसानों के खाते में दे दी गई है। और कहीं ना कहीं किसान भी जो है इस पूरे उससे जो है खुश दिख रहे हैं। जी अमित, जिस तरह से किसानों के चेहरे खुशी के मारे समाने गए, उनकी स्माइल जो है वो नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं मान सरकार जो है किसानों के हित में लगातार कार्य करेगी और इसी बीच उनके द्वारा 36,000 जो किसान हैं उनके बैंक में सीधे ट्रांसफर कर दिए गए। तो इससे किसानों के क्या उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या उनके बयान सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर किसानों की बात की जाए तो 36,000 किसान जो थे उनके खातों में जो है 40 करोड़ जो अपना जो डाले गए हैं। उसके बाद जो है लोगों में जो है किसानों में जो है काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं किसानों से भी कुछ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि इससे पहले की सरकारों ने जो इस तरह से नहीं किया, मगर ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है ये किसानों के हित में दिख रही है। अमित, जिस तरह से बात कर ली जाए 15 अप्रैल तक सरकारी खरीद एजेंसियों के द्वारा 13 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं खरीदा जा चुका है, तो यानी कि आगे आने वाले दिनों में कितनी और गति से जो है गेहूं खरीदेंगे? जी बिल्कुल, गेहूं खरीदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में भी जो है ज्यादा भारी मात्रा में जो है गेहूं जो है खरीदी जाएगी। और अगर किसानों की बात की जाए तो मंडियों में जो है किसान जो है अपनी गेहूं को जो है लेके आने का जो सिलसिला है वो रोज जो है चल ही रहा है। अमित, जिस तरह से किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं, तो वो जरूरी कदम क्या क्या रहे हैं? बिल्कुल, किसानों को जो है किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में जो है सारा इंतजाम जो है पुख्ता कर लिया गया है, चाहे वो तरपाल की बात की जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पिछले दिनों की बात की जाए तो वहाँ पे बारिश का जिस तरह से मौसम था, हर चीज का जो है ध्यान वहाँ पे रखा गया है कि किसी भी तरह से किसानों को कोई समस्या ना आए। जी अमित, एक तरफ ये भी है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री या फिर कहे मंत्री लालचंद कटाचक्कू का बयान तो सामने आया है, उनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि कितना आंकड़ा जो है मान सरकार के द्वारा खरीदा गया और सीधे कितने किसानों के बैंक में जो है मुआवजा राशि दी गई। जी बिल्कुल, 13 लाख टन जो है गेहूं अभी तक जो है खरीदी गई है और कुल 11 लाख 40 करोड़ की जो राशि जो है वो किसानों के खाते में जो है डाल दी गई है। अमित, एक तरफ ये भी सामने आ रहा है कि बारिश का मौसम था और बारिश ने जो है फसलों को नुकसान पहुंचाया, तो कितना आकलन जो है सरकार के द्वारा लगाया गया कि किसानों को भुगतान किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो बारिश में जो भी किसानों को जो नुकसान हुआ था उसका जो मूल्य जो उनकी जो राशि थी वो तो सरकार ने पहले ही दे दी थी और अगर भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और अगर अब आगे की भी अगर बात की जाए तो जो आने वाले समय में जो गेहूं आएगी वो देखना होगा। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां कमर कस ली गई है सभी पार्टियों के द्वारा। और इस 2024 विधानसभा सीटों वाले राज्य में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 66 विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर ली है, जो आने वाले चुनाव में विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारी निभाएगी। और इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ में से भी 3 नेताओं की नियुक्ति की गई है, जिसमें रायपुर पश्चिम विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, बिलासपुर से विधायक शैलेंद्र पांडे और कांग्रेस नेता
पंकज शर्मा को कर्नाटक चुनाव के लिए विधानसभा ऑब्जर्वर बनाया गया। ऐसे में पहली बार नहीं है जब कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को किसी चुनाव के लिए राज्य में जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले विकास उपाध्याय को असम चुनाव के लिए भी उन्हें प्रभारी बनाया गया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आने वाले चुनाव को देखते हुए 10 मई को विधानसभा चुनाव है कर्नाटक में और उसको लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी बीच कांग्रेस ने जो है एक पार्टी की ऑब्जर्वर लिस्ट जारी कर दी। उसमें 3 नेता जो है छत्तीसगढ़ से चुने गए। देखिए मनीषा, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी है वो तमाम जो आला कमान के नेता हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के नेता हैं, वो सारे के सारे कमर कसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में 224 जो विधानसभा सीट है और राज्य में उसके चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने 66 विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है, जो आने वाले चुनाव में विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारी भी संभालेंगे और साथ ही साथ वहाँ की चुनावी रणनीति भी संभालेंगे। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 3 नेताओं की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें से शैलेश पांडे हैं जो विधायक हैं, बिलासपुर के विकास उपाध्याय हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं और पंकज शर्मा जो ऑब्जर्वर के रूप में काम करेंगे। निश्चित तौर पे ये बड़ी कमान भी है और साथ ही साथ जिनके जो नाम उल्लेख किया गया है ये अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता में गिनती आते हैं। कद्दावर नेता के साथ साथ इनकी जो वर्चस्व है वो खासतौर से कर्नाटक की जो कड़ी में जुड़ने वाली जो रस्सी है उसको लेकर के ही काफी विवेचना में आई थी। चाहे विकास उपाध्याय की बात की जाए, चाहे शैलेश पांडे की बात की जाए, इनकी जो रणनीति है वो हमेशा से सफल रही है। इनके कारण ही ऑब्जर्वर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जी अखिलेश, जिस तरह से पंकज उपाध्याय को ये पहली बार जिम्मेदारी नहीं मिली, उनको पहले भी कई बार जिम्मेदारी मिल चुकी है और इसी बीच उन्हें असम चुनाव में भी प्रभारी बनाया गया था, तो उनकी जो रणनीति होगी या एजेंडे होंगे वो क्या रह सकते हैं? देखिए, बार बार गलती करने से और असफलता मिलने से शिक्षा ही बहुत बेहतर मिलती है। इसी का परिणाम है जो विकास उपाध्याय है जो त्रिपुरा के रहे हैं, ऑब्जर्वर के रूप में रहे और वहाँ के प्रभारी के तौर पे काम किए हैं। वहाँ की जो रणनीति रही, रणनीति के साथ साथ वहाँ के जो कांग्रेस को कायाकल्प करने की बात कही जा रही थी, विकास उपाध्याय बखूबी निभाए वहाँ। इसी के लिए ही है कर्नाटक की जो जिम्मेदारी है उसको पुनः दिया गया है। साथ ही साथ ये ऐसे नेता हैं जिनके लिए जो युवा है वो खास तौर से अपने आप को निखार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए कर्नाटक की जो जिम्मेदारी है खासतौर से छत्तीसगढ़ स्तर के सत्ता काबिज होना और सत्ता के साथ साथ यहाँ के जो युवाओं को बांध करके रखना एक अपने आप में अलग प्रवृत्ति भी है। तो साथ ही साथ अगर विकास उपाध्याय की बात की जाए तो युवाओं को लेकर के चलने वाली जो मंशा है वो निश्चित तौर पे कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा और आने वाले कल में क्या युवाओं के ऊपर रणनीति अपनाते हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर क्या रणनीति अपना करके अपनी जीत हासिल करते हैं, ये देखने वाला विषय रहेगा मनीषा। जी अखिलेश, अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस ने अपने 36 ऑब्जर्वर का जो है सिलेक्शन कर लिया है और 3 बड़े चेहरे जो हैं छत्तीसगढ़ से आगे आए हैं। तो वही अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की इसमें क्या रणनीति रह सकती है? बीजेपी ने अभी तक कोई भी सूची या कोई बड़े चेहरे ऐसे नाम या किसी के शामिल हुए हैं, ऐसी कोई भी लिस्ट अभी तक जारी की गई है? देखिए, भाजपा कभी अपनी जो गोपनीयता रहता है उसको कभी उल्लेख करते नहीं है और साथ ही साथ अगर उल्लेख भी करते हैं तो ऐसा उल्लेख करते हैं कि चुनाव नजदीक हो, पहले ही धरातल में काम प्रारंभ कर दी जाती है भाजपा के द्वारा। हमेशा से रणनीति पहले से ही बना ली जाती है और रणनीति बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन यहाँ अगर भाजपा की बात की जाए तो कुछ ऐसे जो लोग हैं जो अभी हाल ही में, अगर कल की घटना की बात की जाए, आतिक अहमद, ऐसे कई गैंगस्टर भी हैं जो कर्नाटक में भी देखने को मिलते हैं और वहाँ के जो रहवासी है जो माफियाओं को विलुप्त करने के लिए और वहाँ के माफियाओं से भी परेशान है। तो ऐसे में भाजपा की जो रणनीति है, आतिक अहमद के हत्या के बाद फिर एक नया रणनीति भी बनाई जा सकती है ताकि वहाँ के लोगों को यूपी के तर्ज पे भी कर्नाटक की जो चुनावी रणनीति है उसको स्थापित किया जा सकता है मनीषा, ताकि इसमें जीत का भी प्रावधान है। और वहाँ के ऑब्जर्वर के रूप में खास तौर से अब की बार जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो निश्चित तौर पे यूपी के कई ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो कर्नाटक के रूप में भी काम करेंगे, वहाँ की चुनावी रणनीति है उसको भी संभालने के लिए तैयार रहेंगे। जी अखिलेश तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
76वें हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कार्यरत कर्मचारियों के अलावा पेंशनर का डीए भी 3% बढ़ा दिया है और इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर में लगभग 2.15 करोड़ कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनर लाभार्थी होंगे और इससे राजकोष में लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और वहीं सुक्खू का यह ऐलान प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में किया गया और उसके अलावा उसके दूसरे चरण में जून में स्पीति घाटी के 18 साल से अधिक आयु के सभी 9,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन के रूप में भी घोषणा की गई। साथ ही काजा में एक कॉलेज और 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यशैली की भी घोषणा की गई और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी के 3 एम्बुलेंस में समर्पित की और वही क्रिकेट ग्राउंड का काजा में पौधारोपण किया गया और इसी दौरान सरकार की ओर से एक बयान भी जारी कर दिया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से सुक्खू सरकार के द्वारा महिलाओं को एक सौगात दी गई, पेंशनधारियों के चेहरे खिलखिला उठे, वो सौगात जो है महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह जो है उनको एक राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, 76वां हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुरेंद्र सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। तो महंगाई भत्ता बढ़ाया है, उन्होंने 31% या भी महंगाई भत्ता को बढ़ा के 34% कर दिया गया है। इसके अलावा पेंशन का डीए भी 3% बढ़ा दिया गया है। इससे जो है 2 लाख से अधिक कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनधारा के वो उनको इसका लाभ मिलेगा और इससे जो राजकोष है उस पर हालांकि अतिरिक्त 500 करोड़ का बोझ भी पड़ेगा। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा, क्योंकि हम पहले चरण में जो महिलाएं पहले से पेंशन ले रही थी उनको मुख्यमंत्री ने पेंशन देने का ऐलान किया था और उससे विपक्ष के निशाने पर भी सरकार आ गई थी। अब ये जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में जो प्रदेश के जनजातीय लाहौल स्पीति है वहाँ पे जो महिलाएं हैं, स्पीति घाटी की महिलाएं हैं 18 वर्ष से अधिक की हैं, सभी महिलाओं को आजीवन जो 9,000 टोटल महिलाएं हैं वहाँ पे 15,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की उन्होंने घोषणा की है। और इसके अलावा काजा में काफी सौगातें उन्होंने पिछले कर दी हैं। एक कॉलेज किया है 50% क्षमता का, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको कार्य करने की घोषणा की है। 3 एम्बुलेंस समर्पित किए हैं, क्रिकेट ग्राउंड काजा में पौधारोपण किया और माना जाए तो महिलाओं की जो इस तरह की जो है दूसरा चरण की माना जा रहा है। दूसरे चरण में स्पीति की महिलाओं को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। हालांकि उससे विरोध स्वतः उठने लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की इससे निश्चित तौर पर जो जातीय इलाके के लोग हैं वो काफी खुश हैं। पहला अवसर था कि पहली बार मुख्यमंत्री ने जनजातीय इलाके में राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस है वो मना रहे, वो पहुंचे थे और इस अवसर पर काफी बड़ी बड़ी सौगातें हैं। न केवल हिमाचल को बल्कि जनजातीय क्षेत्रों को भी विशेष रूप से उन्होंने दी है और वहाँ पे विशेष रूप से उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिए आधारभूत जो ढांचा है उसको मजबूत वहाँ पे किया जाएगा और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो सरकार है वो प्रयासरत है। जी टीना जी, अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जनजातीय लोगों को सौगात दी है और उनके चेहरों पर स्माइल आई है, लेकिन अगर ये भी बात कई बार सामने आई थी कि जो हिमाचल प्रदेश है वो बोझ में डूबा हुआ है या कर्ज में डूबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ऐलान जो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया इसके बाद 500 करोड़ का जो है सरकार के ऊपर एक बोझ बनने वाला है, तो सरकार की ये जो रणनीति है वो कैसे रहने वाली है? जी बिल्कुल, सरकार ने आते ही आर्थिक जो बोझ है उसका हवाला दिया था और बार बार ये कहा था कि जो प्रदेश है उसकी आर्थिक हालत सही नहीं है। ऐसे में जो विपक्ष है उन्होंने भी बार बार ये हमलावर रहा था कि अगर हालत सही नहीं है तो कांग्रेस ने जो गारंटियां है वो किस उस पर दी थी और अब वो कैसे उसको पूरी करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि जो उनकी जो सरकार है वो पटरी पर लाएगी अर्थव्यवस्था को और उसके लिए विभिन्न तरह की जो हमने बजट सेशन में भी देखा, उन्होंने विभिन्न तरह की जो
स्ट्रेस है या विभिन्न तरह की जो चीजें हैं जो आर्थिक संसाधनों को बढ़ा पाए, वो करने की कोशिश की है। और बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो आर्थिक कंगाली का जो आर्थिक बदहाली का जो दौर है हिमाचल के लिए, उससे वो हिमाचल को बाहर लाएंगे और अगले कुछ सालों में जो हिमाचल है वो एक उन्नत प्रदेश बनेगा और आर्थिक जो बोझ उस पर है उससे वो बाहर निकलेगा। और उसके लिए जो सरकार है वो प्रयास कर रही है और जो योजना है वो बना रही है और रणनीति के तहत जो है वो काम कर रही है। जी टीना ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर शनिवार शाम मुंबई पहुंचे। महानगर पहुंचने के तुरंत बाद शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की और हाल ही में हुई उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि बाद में शाह ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के नेताओं से एक सरकारी अतिथि गृह में मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि हमारे नेता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई आगमन पर बेहद गर्मजोश से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्रिमंडल सहयोगियों, सांसदों और विधायकों ने शाह का स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर देर शाम शनिवार को पहुंचे। महानगर पहुंचने के तुरंत बाद शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की और हाल ही में हुई उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के और उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो है महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, उनका गर्मजोश से उनका स्वागत किया गया। और इसी दौरान एकनाथ शिंदे, मंत्रिमंडल सहयोगियों और सांसदों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरे का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और उसी दौरों के बीच में मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने महासचिव से मुलाकात की और उनकी मां के निधन पर दुख व्यक्त किया। बिल्कुल मनीषा जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर है और वह मुंबई कल शाम पहुंच चुके हैं। पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल और काफी वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के साथ ही उन्होंने विनोद तावड़े की मां की जो मौत हुई थी उस पर भी चर्चा किया। खास बात यह है कि इन 2 दिवसीय दौरे में अमित शाह का कई कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, लेकिन अमित शाह के मुंबई दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट में काफी गर्मजोशी देखी गई। खासकर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, क्योंकि विपक्ष यह मानता है कि अमित शाह का दौरा मुंबई के लिए तो बेहद खास नहीं है, लेकिन नागपुर में होने वाले महाविकास आघाड़ी का जो सभा होने वाली है उस पर नजर रखने के लिए अमित शाह मुंबई के दौरे पे है। लेकिन इस पर भी प्रतिक्रिया आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुंबई में एक शेर वापस आया है, मुंबई में एक टाइगर वापस आया है, इस तरह की बातें कही जा रही है, तस्वीरें भी लगाई गई। मनीषा जी। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हाल ही बीते दिनों उद्धव ठाकरे के द्वारा एक दावा किया गया था कि एकनाथ शिंदे को जो है बीजेपी ने दबाव में उन बीजेपी ज्वाइन करवाई थी, तो कहीं ना कहीं अमित शाह का दौरा जो है ये उनके लिए अहम रह सकता है। बिल्कुल, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भी एक संकल्प लेकर अमित शाह मुंबई आए हैं। अमित शाह का यह संकल्प है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 45 पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। इस संकल्प के साथ मुंबई महानगर पालिका का महापौर भारतीय जनता पार्टी को हो, यह संकल्प लेकर वह
मनपा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुंबई दौरे पर है। इस जी। तरह की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है, तो 2 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में वह शामिल होंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो उनका जो दौरे का रूपरेखा है वो क्या रहने वाली है? देखिए, कल देर शाम मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें सह्याद्री गेस्ट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद आज दोपहर के बाद एक नवी मुंबई में सभा होने वाली है। इस सभा में अप्पा साहेब धर्माधिकारी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक सम्मान देने वाले हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता काफी दिनों से समाज के लिए बेहतरीन काम करते हैं। जी। इसके अलावा मुंबई में जिस तरह से हलचल चल रही है, मुंबई में जिस तरह से वाक युद्ध चल रहा है, उस पर भी वह चर्चा करेंगे, क्योंकि अमित शाह के बेहद करीबी कहे जाने वाले चंद्रकांत दादा पाटिल ने जिस तरह से एक मामले को लेकर जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, उससे वह बेहद नाराज है। हालांकि चंद्रकांत दादा पाटिल इस वक्त मुंबई में नहीं है, कोल्हापुर दौरे पर है, लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था वह बेहद गलत बयान था। इस तरह की बातें जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी ने माना, इसी लिहाज से अमित शाह बेहद नाराज है, लेकिन इस पर भी चर्चा हो सकती है। अमित जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री दौरे पर हैं और लगातार उनका दौरे का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा सौगातें भी मिल सकती है, ऐसी भी संभावना है। तो जो उनकी सुरक्षा की अगर बात कर लें या ये भी बात कर लें, उनका जो दौरा है उसको लेकर क्या क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा मुंबई में हुआ है। ऐसे में ज्यादातर वजन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जाता है। ठीक उसी तरह से मुंबई दौरे से पहले तमाम तरह की सुरक्षाएं मुस्तैद कर दी गई, खासकर जहां अमित शाह की सभा होने वाली है वहां आज दोपहर 12 बजे से ही बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी पुलिस स्टेशनों और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि लगातार मुंबई में जिस तरह से धमकियों भरा ईमेल और लेटर मिले हैं, उससे जो है कहीं कहीं सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद अलर्ट है। लेकिन इस बीच जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सभा होने वाली जगहों पर उन्होंने दौरा किया है और एहतियातन तमाम जानकारियां दी है कि सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। जी सत्यप्रकाश सोनी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। गुजरात में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी बला से तो देश जाए भाड़ में, बस आपकी सत्ता बनी रहे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता था, आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया। अपने भ्रष्टाचार और अपनी पैसे और सत्ता की हवस की वजह से। पर अब भारत रुकेगा नहीं। दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है, एक एक भारतीय खड़ा हो गया है। अब भारत बेचैन है, भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से। आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। अब ये एक एक भारतीय का मिशन बन गया है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं शुगर का मरीज हूं, एक एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुलिन लेता हूं। इतनी शुगर होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अनशन किया था। उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिंदा बच गया। किसी चमत्कार से कम नहीं है, भगवान मेरे साथ है। आप कहते हो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता।
उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में मैंने काम किया है। तब तो हम राजनीति में भी नहीं आए थे, दूर दूर तक सीएम बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो झुग्गियां ही मेरा घर होती थी। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा। आप मुझे 100 बार सीबीआई ईडी बुलाओगे तो मैं 100 बार जाऊंगा। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। जय हिंद। उत्तराखंड में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है और इस रार को थमाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC के सदस्य PL पुनिया पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर है और यही नहीं, उत्तराखंड के कुछ कांग्रेसी नेता आपस में उलझकर ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। प्रीतम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल उठा रहे हैं और वही तिलक राज बेहड़ कांग्रेस पर गढ़वाल मंडल को लेकर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस नेताओं में दिल्ली जाकर अपनी गलती स्वीकार करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वही द्वाराहट में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट भी इस लड़ाई में कूदकर बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश प्रभारी नहीं हटाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए धामी के अवैध रूप से मजार हटाने वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है और इस फिर रमेश के बाद एक बार फिर से और जुड़ाव रहा है और वही हीरा सिंह बिष्ट को, जो कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने खुद खुलकर अपनी पार्टी से शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं से अनदेखी का आरोप लगाया। देवेंद्र यादव जी ने ना तो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, ना वो यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं, ना यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आखिर देवेंद्र यादव से परेशानी क्या है? इलेक्शन से पहले ही प्रीतम भाई उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे और इलेक्शन का रिजल्ट खराब आने के बाद आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मैनेजमेंट से कांग्रेस को लगातार मजबूत करा, उससे आखिर परेशानी क्या है? अगर व्यक्तिगत परेशानी है तो अलग बात है। बार बार हमारे प्रभारी के खिलाफ बोलना उचित नहीं है और मैं तो ये भी कहता हूं कि बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बयानों से कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। जो उनको अगर कार्यकर्ता की भावनाओं की चिंता होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, सुना है, अभी समाचार पत्रों से पता लगा, अभी ऑफिशियली कोई सूचना तो हमारे पास नहीं है कि वो आ रहे हैं, जांच करेंगे, किस चीज की जांच करेंगे। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला को, आज ये नया मामला समझो कांग्रेस में चल रहा है अपनी मर्जी से। थोड़ा हाईकमान की ढेल रहे कि धड़ेबाजी खत्म नहीं की, धड़ेबाजी को और बढ़ावा मिलता रहा, जो जिम्मेदारी जिनको दी वो भी किसी न किसी धड़े से मिल गई। तो बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही। बड़ों का मान सम्मान नहीं, उनके अनुभव का कोई लाभ नहीं उठा रहे और जो आ रहा बस नहीं सब कुछ हो, तो ऐसे संगठन में चला गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार वार पलटवार जो है वो जारी है और इसी बीच उसे थमाने के लिए या रोकने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और कांग्रेस के नेता PL पुनिया जो है 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए बात की जाए उत्तराखंड में अभी यहाँ पर निकाय चुनाव होना है और 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के जहाँ समय बेहद नजदीक आता जा रहा है, वहीं कांग्रेस में अब जो अंतर कर रहा है वो फिर से खुल के सामने नजर आती है। दिक्कत कांग्रेस के अंदर यही है कि कांग्रेस के जो नेता है वो अपनी नाराजगी पार्टी फोरम में ना रख करके इसको जग जाहिर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो यहाँ पर खिल्ली उठती है और जो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो लगातार गिरता है। अब यहाँ पर बात की जाए जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता उनके निशाने पर है। चुनाव में हार मिलने के बाद इस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी होती रही है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, यहाँ पर जो पूर्व यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, उनकी बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बातों से विवाद कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कांग्रेस को, मैं उसको लेकर के अब कांग्रेस के अंदर लगातार चिंता बनी हुई है।
करण मेहरा लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार कई प्रकार से काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं की यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, जो बयानबाजी कहीं ना कहीं खुल के अब सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं लगातार दिक्कतें हो रही हैं। और अब यही राड़ जो यहाँ मची हुई है उसको लेकर के पीएल पुनिया यहाँ पर पहुंचे हैं 3 दिवसीय दौरे पर, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हीरो सिंह बिष्ट के भी बयान अब सामने आ रहे हैं, और वहीं तिलकराज भीड़ लगातार जिस तरीके से अब पार्टी के अंदर जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। जी अमित चौधरी, पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो अपनी सलाह क्या देते हैं और कांग्रेस का राज जो है वो खत्म होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।